नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस आईक्यू में। और कैसे हो आप सभी? मुझे लगता है कि आप पढ़ रहे होंगे। आशा है आप ध्यान से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, उसके नोट्स बना रहे होंगे और आपको सब समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो उतना पढ़ लोगे तो भी सफिशियंट है। नगर पालिका में 40 क्वेश्चन आने हैं इस एक्ट से, और 40 में से आपके आराम से इस एक्ट से कम भी 25 से 26 क्वेश्चन इस एक्ट से आएंगे। बाकी जो धाराएं हैं, जो नियम हैं, उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जितना इस मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लेना सफिशियंट है। और क्योंकि मैंने ओरिजिनल एक्ट पढ़ी है, जो मार्केट में जितनी बुक्स हैं सब देखी हैं, सब में सेम मटेरियल है। ठीक है, सब एक्ट को ही छाप रहे हैं। तो आप अगर आपको पढ़ना है तो आप ओरिजिनल एक्ट पढ़ें। ठीक है, आप बुक्स के चक्कर में ना पढ़ें, पहली बात। दूसरी बात, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवीजन करते रहें, बार बार उसके शॉर्ट ट्रिक्स नोट्स बनाएं, बार रिवीजन करें, वीडियोज़ को बार देखें। ठीक है, तो इतना सफिशियंट है। तो अब बात करते हैं हम इस वीडियो की। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अध्याय 7 के बारे में। इससे पहले हम जितने अध्याय पढ़ चुके हैं, अध्याय 1 हमने पढ़ा, अध्याय 2 हमने पढ़ा, अध्याय 3 भी हमने पढ़ लिया, अध्याय 4 में जो संपत्ति थी नगर पालिका की वो हमने पढ़ी, अध्याय 5 में नगर पालिका वित्त के बारे में पढ़ा, अध्याय 6 जो है अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेखा जोखा जो संपरीक्षाएं हैं वो अपने नहीं है, अपने डायरेक्ट अध्याय 7 है नगर पालिका राजस्व। तो नगर पालिका राजस्व के भी इससे पहले हम 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने धारा 101 से लेकर के धारा 120 तक जो है हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा 121 से लेकर के 130 तक। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपने इससे पहले वाले जो वीडियो हैं 101 से लेकर के 120 तक जो धाराएं हैं वो आपने पढ़ ली होंगी, और वो ज़रूरी भी है पहले पढ़ना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए उन वीडियोज़ को देखना ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए। चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब मैं कुछ धारा पढ़ाऊँगा, आपको पीछे एग्जाम्पल दूंगा कि ये धारा उससे रिलेट करती है, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर के उन दोनों वीडियोज़ को देखें, और उसको देखने के बाद में इस वीडियो को ध्यान से देखें और चीज़ों को रिलेट करें, एक दूसरे से कनेक्ट करके याद करें। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं धारा 121 को। धारा 121 क्या कहती है? इससे पहले हम ये 121 से लेकर के 130 तक पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि आपको पिछले वीडियोज़ का एक छोटा सा मैं क्विक रिवीजन करवा दूँ। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि 111 से लेकर के 112 तक आपको धाराओं का रिवीजन करा दिया जाए। तो 111 में हमने पढ़ा था, धारा 111 में हमने पढ़ा था शक्ति। हमने कैसे याद किया था? धारा 112 और 111 को शक्ति से रिलेटेड था। धारा 111 में थी राज्य सरकार की शक्ति और 112 में थी नगर पालिका की शक्ति। ये शक्तियाँ किससे रिलेटेड हैं? ये शक्तियाँ रिलेटेड हैं जो कर लगाए गए हैं उनमें सुधार करने के लिए, बंद करवाने के लिए और उनको प्रतिबंधित करने के लिए। ये किसकी शक्तियाँ? 111 में राज्य सरकार की, 112 में नगर पालिका की। इसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 113। 113 में हमने क्या पढ़ा था? कर का निर्धारक किया जाए, कर निर्धारक की नियुक्ति की जाएगी, वो राज्य सरकार करेगी। उसका कार्य क्या है? कर की दर वगैरह डिसाइड करना, ये हो गया। उसके बाद कर के जो कर निर्धारक है ये डिसाइड कैसे करेगा कर को, इसको जानकारी देनी पड़ेगी। तो जानकारी कितने में आ जाएगी? जानकारी आएगी धारा 114 में। फिर उसके बाद ये जो जानकारी है, ये अगर आपने संशोधन किया है तो संशोधन की जानकारी देनी पड़ेगी। अगर आपने घर का पूरा निर्माण कराया है, 1 मंजिल से 2 मंजिल कर लिया, तो ये जानकारी देनी पड़ेगी। ये थी धारा 115 में। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 116। धारा 116 ये कहती है कि भाई साहब, अगर आपने किसी को संपत्ति बेची है कि अपने हकों का अंतरण किसी को किया है तो इसकी जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी। तो ये होगी धारा 116। 117 में था भाई, ये जो जानकारी है वो एक निश्चित प्रारूप में आपको देनी पड़ेगी। एक आपको प्रारूप है जो अनुसूची 2 और 3 में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भर के उसको देना पड़ेगा। 117 हो गई। फिर हमने पढ़ा था 118 कि ये जो जानकारी आप जैसे हमको दोगे, हम क्या करेंगे? अंतरीति, जो भी इसने ज़मीन खरीदी है उसका नाम रजिस्टर में आपके नाम के स्थान पे लिख देंगे। फिर 119 पढ़ी थी। 119 में हमने पढ़ा था कि ये जो सूचना नहीं देने पर क्या होगा, या फिर ये दायित्व, एक सूचना देने का दायित्व किसका है? तो ये दायित्व दोनों का है, अंतरिति का भी और अंतरणकर्ता का भी। फिर 120 में हमने पढ़ा था कि भाई मूलतः उत्तरदायी व्यक्ति कौन है। तो मूलतः उत्तरदायी व्यक्ति के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले राज्य सरकार है, नगर पालिका है, फिर उप पट्टेदार है,
सॉरी पट्टेदार है, फिर उपपट्टेदार है, फिर अधिभोगी है, और अधिभोगी से भी हम अनुपातिक रूप में क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। तो ये हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे धारा 121। तो 121 में जो क्या लिखा हुआ है कि अब ये कराधान से संबंधित अपील कहाँ करोगे। अगर मान लो कि कर निर्धारक ने कर डिसाइड कर दिया, अब आपको उसमें कोई आपत्ति है कि भाई मैं ये कर नहीं दे सकता, या फिर हमारे कर लागू नहीं होता, फिर हमारा मकान ऐसे वैसे है, तो ये जो अपील आप करोगे कहाँ। तो अगर आप नगर पालिका बोर्ड और नगर परिषद में हो तो आप क्षेत्रीय उपनिदेशक को क्या करोगे, इसकी अपील करोगे कि हमारे ये दिक्कत है। अगर आप नगर निगम हो तो आप नगर आयुक्त को क्या करोगे, इसकी अपील कर सकते हो। तो 121 किससे संबंधित है, ये अपील से संबंधित है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं धारा 122। धारा 122 में लिखा हुआ है, पर देखो इसमें दो चीज़ें हैं, परिसीमा और दावाकर्त का पूर्व निक्षेप। ठीक है, 121 में मैंने अपील पढ़ी थी, अब ये 121 से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि ये जो परिसीमा क्या मतलब हुआ कि कर सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हो, बाद में नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर कर निर्धारण में परिवर्तन का कोई नोटिस है तो भी आप 30 दिन के भीतर ही अपील कर सकते हो। यदि कोई नोटिस नहीं दिया गया हो तो प्रथम मांग की तारीख के भीतर भी आप 30 दिन के भीतर क्या कर सकते हो, अपील। या एक टाइम बताया है कि वैसे आप अपील कर कब सकते हो, तो ये कितना, सबका 30 दिन है, तो ये आप याद कर लेना कितना है, 30 दिन। उसके बाद में लिखा हुआ पूर्व निक्षेप, मतलब पहले कुछ जमा करवाना पड़ेगा आपको। ऐसे आप शिकायत नहीं कर सकते डायरेक्ट चले गए मैं अपील करना है, इस तो हर कोई चला जाएगा। तो जितना आप पे दावा किया गया है भाई आपके हम इतना टैक्स मांगते हैं, नगर पालिका आपके इतना टैक्स की वसूली करेगी, तो उस रकम का जितना आप पे दावाकृत राशि है उसका आपको 25% पहले जमा कराना होगा, तब आपकी जो अपील है वो स्वीकार की जाएगी। ऐसे नहीं कि आप चले गए कि मैं कुछ नहीं दूंगा, 1 रुपये भी नहीं दूंगा और मैं तो अपील करूंगा, ऐसे नहीं होगा। 25% जमा कराओ पहले जा करके, समझ में आ गया। तो पहले 100 देखो, अब इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से याद करना। 121 में हमने क्या किया, पहले अपील करी, फिर अपील की 122 में इन्होंने क्या बताया, परिसीमा और पहले 25% जमा भी करवा दिया। अब मान लो अपन ने अपील कर ली, और अपील में क्या होगा, हम नगर पालिका के विरुद्ध अपील कर रहे हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। तो नगर पालिका के विरुद्ध अपील कर रहे हैं तो अपन जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। हाँ, तो अगर मान लो अपीलार्थी जो है वो जीत जाए और उसको नगर पालिका को पैसे देने पड़े, ठीक है, तो वो कैसे, तो वो अधिनियम में वर्णित रीति नगर पालिका उस वसूली करेगी। किससे, जैसे सामान्य टैक्स अगर लोगों से वसूलते हैं तो उस हिसाब से नगर पालिका उस व्यक्ति से टैक्स वसूल लेगी। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई। मान लो कि नगर पालिका हार जाए, केस हार गई, अपील हो गया और न्यायालय ने उसने फैसला सुनाया अपीलाधिकारी ने कि भाई साहब ये जो भाई साहब बात कह रहे हैं वो सही है, नगर पालिका गलत कर रही है। तो फिर क्या होगा, नगर पालिका को 30 दिन के भीतर 30 दिन में उस व्यक्ति को भुगतान करना होगा, ठीक है, उसके पैसे वापस देने पड़ेंगे नगर पालिका को। अगर नगर पालिका 30 दिन में नहीं दे पाती है तो क्या अपीलाधिकारी क्या करेगा, नगर पालिका के जो अधीक्षक की जो अभिरक्षा करता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उसको बोलेगा कि आप इसके पैसे दो इस व्यक्ति के, ठीक है। और ये सारे जो फैसले हैं ये अपीलाधिकारी का विवेक है, इस पर कोई दबाव नहीं है कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, और इसका फैसला अंतिम होगा। इसमें आप कोर्ट में किसी न्यायालय में जाके शिकायत नहीं कर सकते कि मेरे इसने ऐसे वो फैसला दे दिया। तो ये क्या होगा, अंतिम फैसला होगा। पहली बात, इसका फैसला अंतिम होगा। दूसरा, अपने विवेक से होगा। और तीसरी बात, ये दोनों का आपने बता ही दिया। मान लो ये बीच में अपीलाधिकारी है और इसने ये पलड़ा मान लो कि इधर भारी है, कि अपीलाधिकारी हार गया तो इसको देने पड़ेंगे, तो नगर पालिका वसूल कर लेगी। और मान लो कि इस पलड़े में नगर पालिका वो हार गई और उसको व्यक्ति को पैसे देने, तो 30 दिन के भीतर देने पड़ेंगे। नहीं देती है तो फिर यह ऑर्डर देगा कि उस व्यक्ति को जो इस अभिरक्षा करता है अतिशेष की, तो वो उसको दे देगा। ये हो गया 123 तक हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं धारा 124 की। 124 में लिखा हुआ है कि 124 में क्या लिखा हुआ है कि कराधान के मामले में सिविल और दंडिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई साहब जो फैसला दे दिया अपीलाधिकारी ने वो क्या होगा, फाइनल होगा, अंतिम फैसला होगा। आप किसी दंडिक अधिकारी या किसी न्यायालय के पास नहीं जा सकते। जैसे कर निर्धारण अपील संबंधी किसी मामले को इस कानून के अतिरिक्त चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है, कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते।
अपील अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। और अपील अधिकारी 3 माह की अवधि में उसको ऐसे लगे अपील अधिकारी को कि यार ये फैसला मैंने थोड़ा गलत दे दिया या फिर इसमें यहाँ पे कोई ना कोई त्रुटि हुई है मेरे से, तो वो खुद अपने निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है और अपने निर्णय को बदल सकता है, खुद बदल सकता है स्व प्रेरणा से। उसको तुम बदलवा नहीं सकते किसी से कह करके, या फिर कहीं हाई कोर्ट में कहीं जा नहीं सकते। वो खुद करेगा, वो खुद पुनरावलोकन करेगा और अपने निर्णय को बदल सकता है और रूपांतरित कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहती है धारा 124। ठीक है, हमने 121 में क्या पढ़ा था कि भाई साहब आप अपील कहाँ कर सकते हो। फिर हमने 122 में पढ़ा था कि उसकी परिसीमा क्या होगी और कितनी प्रतिशत राशि आपको जमा करवानी पड़ेगी। फिर हमने 123 में पढ़ा था कि अगर आप जीत गए तो आपको पैसे कैसे किस तरीके से मिलेंगे और हार गए तो नगर पालिका को कैसे दोगे। फिर 124 में यह था कि अंतिम फैसला होगा, आप कहीं और नहीं जा सकते इस फैसले के विरुद्ध। तो ये हमने 124 तक देख लिया। ठीक है, यहाँ तक इतना याद हो गया ना आपको। ध्यान से पढ़ते रहना, साथ साथ यही पूछे जाएंगे। फिर आप बोलोगे सर थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते तो हमारे इतने क्वेश्चन सही हो जाते हैं, इन्हीं में से आएगा पूरा। ठीक है, 124 तक आपने पढ़ लिया। अब मान लो कि 125 देखो, 125 में लिखा हो व्यावर्तिया, व्यावर्तिया मतलब बचाओ। मान लो इन्होंने अपीलाधिकारी ने या कर निर्धारक ने क्या किया, नोटिस दिया, उसको बिल दिया। ठीक है, जल्दी जल्दी में, और उसमें कोई लिपि की त्रुटि हो गई। ठीक है भाई, आपके पिताजी का नाम गलत लिख दिया गया, फिर आपके एड्रेस थोड़ा सा भाई स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, मतलब लिपि की त्रुटि हो गई आपके, तो उसको अविधि मान्य नहीं माना जाएगा। आप जाकर के बोलो कि यार ये तो मेरा नाम तो अमित कुमार है और आपने अमित कुमार ही लिख दिया, तो मैं तो टैक्स नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको वो अविधि मान्य नहीं माना जाएगा, आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो करों का उद्ग्रहण संपत्ति का हक नहीं समझा जाएगा। आप मान लो कि आप पड़ोस में, आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है, उसके नाम से टैक्स आया और गलती से वो उसमें आपका नाम आ गया, उसका नाम अमित कुमार था और आपका नाम उसमें आ गया अमित कुमार। ठीक है, गलती से आ गया भाई, अमित की जगह अमीश कुमार हो गया, आपने टैक्स भर दिया, तो टैक्स भरने से वो संपत्ति आपकी नहीं हो जाएगी। ठीक है, कहीं आप लो कि भाई साहब ये 5 मंजिल मकान है और ये टैक्स गलती से मेरे नाम से आ गया और मैं अब टैक्स भरूंगा तो अभी जो है वो मकान मेरा हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो 125 तक अपन ने धाराएं पढ़ ली हैं, साथ साथ याद करते रहना, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। यहाँ तक हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कि 126 धारा 126 ये सिंपल सी धारा है। धारा 126 ये कहती है कि भाई दायित्व प्रकट करने की बाध्यता, आप बच से नहीं सकते, आपको बताना पड़ेगा। या तो देखो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कर निर्धारक या नगर पालिका कोई अन्य अधिकारी किसी नगर पालिका निवासी से ये सारी जानकारियां मांग सकता है और आप मना नहीं कर सकते। ये बाध्य है, आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या क्या पूछ सकती है नगर पालिका। देखो, क्या निवासी स्वयं के लिए कर के लिए उत्तरदायी है कि वो आपके घर पे आए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और व्यक्ति बाहर निकला, वो वहाँ पे रह रहा है, उसको पूछा कि भाई तुम को दोगे कर, तुम स्वयं उत्तरदायी हो। अगर तुम उत्तरदायी नहीं हो तो फिर ये कौन है, स्वामी कौन है। ठीक है, या तुम क्या तो किराए पे रह रहे हो या फिर तुम्हारी खुद की संपत्ति है, किसकी है बताओ हमें, तो वो आपको बतानी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर व्यक्ति उत्तरदायी है तो फिर उस पर कितनी रकम बनती है जिसका उसका निर्धारण होना चाहिए। ठीक है भाई, वो पूछ लेंगे भाई तुम्हारी है तो बताओ कितना कर बनता है, तुम्हारे इतना बड़ा मकान है। ठीक है, अगर वो बोलता नहीं मैं नहीं हूँ मालिक, मालिक मैं तो यहाँ किराए पे रहता हूँ, मालिक तो बाहर रहते हैं, तो फिर उसका नाम बताओ और एड्रेस बताओ। ये बताना बाध्यकारी है, आप मना नहीं कर सकते कि मुझे नहीं पता कौन है मालिक, ऐसा आप नहीं बोल सकते। तो ये कहती है धारा 126 कहती है। और अगर मान लो कोई शाणपत्र लगाया जाता है और बोले कि मैं तो नहीं बताऊंगा, मुझे क्या पता कौन हो आप, मैं तो नहीं बताऊंगा, तो फिर उसको पकड़ के आप वो बोलेंगे कि अगर वो जानकारी नहीं दे रहा है, जानकारी से इनकार कर रहा है, फिर गलत एड्रेस गलत जानकारी दे रहा है, तो उस पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, ये याद कर लेना, कितने रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। ये कौन सी धारा कहती है, धारा 126। अब धारा 127 पढ़ते हैं। धारा 127 क्या कहती है, करों को वसूल करने का कर्तव्य। ये किसका होगा भाई, कर वसूल करेगा कौन। मान लो वहाँ से ले गए, उन्होंने उसको पूछ भी दिया कि भाई कर मकान मालिक कौन है या फिर किसका है, सब उसने बता भी दिया। उस पर टैक्स जो असेसमेंट हो गया, फिर कर वसूलने का कर्तव्य किसका है, ये कर्तव्य है मुख्य नगर पालिका अधिकारी का।
और मुख्य नगर पालिका अधिकारी चाहे तो इसके लिए कोई अन्य अधिकारी नियुक्त कर सकता है। ठीक है, या तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कर्तव्य है या फिर इसके द्वारा नियुक्त अधिकारी का कर्तव्य है। ये धारा 127 में लिखा हुआ है। अब अपन क्या करेंगे कि मान लो ये अपन ने पढ़ लिया कि भाई मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कर्तव्य है कि वो टैक्स वसूलेगा। अब उसके बाद वो टैक्स वसूलेगा कैसे, अब ये विधि हम पढ़ने वाले हैं 128 में। और टैक्स कैसे वसूला जाएगा ये आप पढ़ना, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा पढ़ करके आपको। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर का बिल प्रस्तुत करेंगे। इस वो पहले हमने पूछ लिया भाई, अपने ऊपर पढ़ा था कि कितनी रकम लगाई जाए, उस निर्धारण का कैसे निर्धारण किया जाए उस रकम का, वो पूछ के कर लिया हमने। अब देखो ऐसी रकम जो इस अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति से वसूल नहीं हो, भाई उस पर इतना टैक्स बन रहा, हमें पता चल गया, उस रकम का बिल भेजेंगे उसके घर पे, जल्दी से जल्दी उसको बिल भेजा जाएगा। ठीक है, बिल में क्या क्या होगा, बिल की अंतर वस्तु ये क्या है, बिल की अंतर वस्तु किस में दी हुई है, धारा 129 में दी हुई है। अब इसमें धारा बिल की अंतर वस्तु क्या क्या होगी कि एक तो टाइम बताएंगे, कितने कितने टाइम से लेकर के कितने टाइम के बीच का तुम्हारा टैक्स बनता है, तुमको कब तक जमा करवाना है, तुम्हारी संपत्ति का विवरण क्या क्या है। ठीक है, अपील अगर तुमको कोई दिक्कत है तो तुम अपील कहाँ कर सकते हो, कितने टाइम में कर सकते हो, किस व्यक्ति को कर सकते हो, वो भी बिल में लिखा हुआ होगा। भुगतान नहीं कर पा रहे हो तो अगर भुगतान नहीं करते हो तो जुर्माना क्या होगा। ठीक है, और उसको कारण बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी बातें किस में, ये बिल में लिखी हुई होंगी, समझ रहे हो। तो अब ध्यान से चीज़ों को, धाराओं को एक दूसरे से कनेक्ट करना। 127 में हमने पढ़ा कर्तव्य, किसका कर्तव्य है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। कैसे करेगा, तो भाई सबसे पहले बिल भेजेगा। बिल में क्या करेगा, तो बिल में आपको बताना पड़ेगा समय अवधि, संपत्ति विवरण, अपील का समय, भुगतान न करने पर क्या होगा। ठीक है, 129 तक हो गया। फिर मान लो कि उसने क्या किया, मान लो कि आपने मांग जो भी है बिल भेजा, बिल भेजने के बाद भाई साहब ने देखा ही नहीं बिल को। ठीक है, 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, एक भाई कोई मतलब नोटिस ही नहीं कर रहा कि कोई बिल भी आया क्या, तो फिर आप उसको दोबारा याद दिलाओगे कि भाई साहब आपको हमने बिल भेजा था। आप फिर क्या भेजोगे, 130 में मांग का नोटिस भेजोगे। ठीक है, और अगर मान लो कि मांग के नोटिस के भीतर भी 15 दिन के भीतर वो भुगतान नहीं करता है तो फिर आप उसके खिलाफ वारंट जारी करोगे। अब ये वारंट क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखिए, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सोचते रहिए वारंट क्या होता है, किसके खिलाफ जारी होता है और कब जारी होता है, वारंट में क्या क्या होता है। वारंट जारी होने के बाद आपने काफ़ी फिल्मों में सुना भी होगा कि आप जैसे आपने वो मूवी देखी होगी रेड, या फिर उसमें अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी स्पेशल 26, वो कहीं पे रेड मारने जाते हैं तो जैसे कुछ लोग तो डर जाते हैं कि वो रेड पड़ी अपने पे, और कुछ लोग जो है वो पूछते हैं अच्छा वारंट है क्या आपके पास, आपने वो जैसे पुलिस वाले जाते हैं ना गिरफ्तार करने के लिए, कोई विलन होता है उसके बेटे को गिरफ्तार करना है तो जाके बोलते हैं कि मैं इसको गिरफ्तार करने आया हूँ, तो सबसे पहले उसका वकील खड़ा होता है विलन का पास में, वो बोलता है कि अच्छा वारंट है क्या आपके पास, वारंट दिखाओ। तो वो वारंट क्या होता है, तो ये वारंट क्या होता है इसके बारे में आप सोचते रहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। पूरे वारंट की धाराएं 131 से लेकर के 140 तक की धाराओं में हम वारंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वारंट को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपके जो सस्पेंस है, जो आपके मन में जो ऐसे रहता है ना कि फिल्मों में बार बार वारंट का नाम क्यों आता है, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप रिलेट करो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कर का मूल्यांकन किया 126 में, फिर बिल प्रस्तुत किया 127 में अपना कर्तव्य, 128 में बिल, 15 दिन का समय दिया, फिर मांग का नोटिस दिया, फिर वारंट जारी होगा। तो ये हमने पढ़ ली है धारा 121 से लेकर के धारा 130 तक। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप साथ साथ इंजॉय भी कर रहे हैं इसको। ठीक है, इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हमने 101 से लेकर 130 तक पढ़ लिए हैं। अब हम इसका एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो सबसे पहले हमने पढ़ी थी धारा 121। धारा 131 में हमने पढ़ी थी कि 121 में हमने पढ़ा था कि अपील कहाँ करोगे। ठीक है, तो अपील हम कहाँ करेंगे कि अगर हम नगर पालिका बोर्ड की बात कर रहे हैं तो, और नगर परिषद की बात करें तो क्षेत्रीय उपनिदेशक को करेंगे, और नगर निगम की करें तो आयुक्त को करेंगे।
फिर ठीक है, हमने पढ़ी, अपील का हो गया। फिर हमने 122 पढ़ी। 122 में हमने पढ़ा कि भाई साहब टाइम कितने समय तक कर सकते हो, तो हमने पढ़ा था 30 दिन के भीतर भीतर। और ऐसे डायरेक्ट नहीं होगी, पहले जो आपके दावाकृत राशि है, जितना कर आप पे बन रहा है, टैक्स बन रहा है, उसका 25% जो है आपको जमा करवाना पड़ेगा, तब आपकी अपील स्वीकार होगी, और ना तो अपील स्वीकार नहीं होगी। उसके बाद में धारा 123 पढ़ी थी। धारा 123 में हमने पढ़ा था कि अच्छा ठीक है, मान लो कि हमने अपील कर दी और हम जीत गए या फिर नगर पालिका हार गई, तो फिर उसके जो लागत है वो खर्चे कौन देगा, हम इतना कष्ट झेल रहे हैं वो कौन देगा। तो फिर हमने पढ़ा था कि अगर नगर पालिका को देना है तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर देना पड़ेगा, और अगर वो नहीं दे पा रही है तो फिर जो उसकी अधिशेष की अभिरक्षा करता है उसको बोलेगा अपीलाधिकारी। अगर व्यक्ति को देना है तो व्यक्ति से तो वसूल कर लेंगे जैसे टैक्स वसूल करते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी 124 में ये पढ़ा था कि भाई सब जो अपीलाधिकारी ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय अंतिम है, उसका फैसला अंतिम है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आगे कहीं भी शिकायत नहीं कर सकते। ठीक है, ये 124 में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था 125। ठीक है, 124 में हमने एक बात और पढ़ी थी कि वो आप कहीं कर तो नहीं सकते उसके खिलाफ शिकायत, लेकिन वो जो व्यक्ति खुद है, अपीलाधिकारी जो खुद है, वो अपने निर्णय का 3 माह के भीतर भीतर क्या कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है, पुनर्वलोकन कर सकता है, और अपने जो है निर्णय को बदल भी सकता है। ये हमने पढ़ी थी धारा 124 में। उसके बाद 125 पढ़ा। 125 में हमने व्यावर्तियाँ पढ़ी थी। व्यावर्तियाँ मतलब बचाव है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई त्रुटि हो गई है, लिपि की त्रुटि है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो नोटिस अवरुद्ध कर दिया जाएगा, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ी थी 126। 126 में हमने पढ़ा था कि दायित्व प्रकट करने की बाध्यता, कि आपको बताना पड़ेगा कि आप निवासी है, आप निवासी हो तो आप निवासी जो खुद मालिक हो या फिर आप किराए पे रह रहे हो, कितना टैक्स आपके ऊपर बनता है, ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। अगर आप स्वामी नहीं हो तो फिर स्वामी का नाम और एड्रेस बता दो। अगर आप नहीं बता रहे हो या फिर गलत जानकारी दे रहे हो तो आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये होगी धारा 126। उसके बाद 127 पढ़ी थी। 127 में हमने पढ़ा था कि करों को वसूल करने का कर्तव्य किसका है, तो कर्तव्य भाई साहब मुख्य नगर पालिका अधिकारी का है। अब ये वसूल करेगा कैसे, ये हमने पढ़ा था 128 में। ये सबसे पहले बिल प्रस्तुत करेगा। बिल प्रस्तुत करने के बाद में बिल के अंदर कुछ बातें लिखेगा, वो 129 के अकॉर्डिंग होंगी कि आपका टाइम क्या होगा, आप अपील कहाँ कर सकते हो, कितना टैक्स आपको जमा करवाना है, ये सारी बातें 129 में पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ी थी 130। 130 में हमने पढ़ा था कि अगर मान लो कि ये बिल देने के बाद वो भाई साहब जाग नहीं रहे हैं, वो जमा नहीं करवा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको मांग का नोटिस प्रस्तुत करेंगे, उसको फिर से याद दिलाएंगे कि भाई साहब आपको टैक्स जमा करवाने हैं, आपको इतना कर आपके ऊपर बनता है। और अगर ऐसा भी नहीं कर रहा है तो फिर हम जारी करेंगे उसके खिलाफ वारंट। अब वारंट का जो है पढ़ने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इस धाराओं को याद करते रहे हैं और वारंट जो है उसके बारे में जानने के लिए सस्पेंस बनाए रखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो में जो ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा अपना। ठीक है, इसमें 101 से लेकर के 140 तक धाराएं हैं, तो हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आपको मैं आशा करता हूँ कि जब आप 131 से लेकर के 140 तक धाराएं पढ़ रहे हैं, तब आशा करता हूँ कि आपको 101 से लेकर के 130 तक धाराएं ढंग से रटी हुई होनी चाहिए, ढंग से आपको याद होनी चाहिए, तब इसको पढ़ने का मजा आएगा, क्योंकि सारी धाराएं एक दूसरे से कनेक्ट हुई हैं। ठीक है, तो उसमें पूरा जब चैप्टर एक साथ आपको समझ में आता है तो बहुत मतलब मज़े वाली बात होती है उसमें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस जब नेक्स्ट क्लास आए तो उसमें आप पूरा पढ़ करके आएँ और 101 से लेकर के 130 तक धाराओं को याद करके आएँ। ठीक है, तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।